औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। तो चले शुरू करते हैं। EMT2 हमारे 2 लेक्चर्स हुए थे इस वीक और तीसरा रहता है, तो फिर हम अब ये थर्ड लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अगले 3 दिन EMT ही पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हमने शेड्यूल के मुताबिक अपने मैकेनिक्स पे आ जाएंगे। तो आज EMT1 का हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है और आज हमने इसके अंदर लास्ट टाइम जो है वो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको स्टडी किया था। आज हमने देखना है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसको एक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो गया, यानी कि वो उसके इफ़ेक्ट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर किस किस्म के आएंगे। तो सपोज़ करें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर फोर्स -F लग रही है और यहाँ पर फोर्स +F जो है वो लग रही, और D जो है ये इनके दरमियान में डिस्टेंस है। -F फोर्स और +F फोर्स दोनों चार्जेस के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो उन पे लगी। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल, ये देखें, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है जिसके अंदर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। नाउ वी वांट टू इन्वेस्टिगेट हाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की ओरिएंटेशन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह इफेक्ट करेगा। तो फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज पर है वो एक साइड पे एक्ट करेगी और जो नेगेटिव चार्ज पे है वो दूसरी डायरेक्शन में या दूसरी साइड पे एक्ट करेगी। तो जो नेट इफेक्ट है इन फोर्सेस का, इसके लिए इसके नेट इफेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, टू इंट्रोड्यूस द नेट इफेक्ट of these forces, we use the term electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो हमारे पास वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस वेक्टर P का मैग्नीट्यूड हमारे पास QD के बराबर है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म। वैसे ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन जो है वो होती है उस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस लाइन के जो दो पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को आपस में जोड़ रही है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन which is joining two charges, जो कि दो चार्जेस को
ज्वाइन कर रही है उसकी तरफ होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से, देखें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि इस तरफ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये पॉइंट आउट करेगा। अब आपने ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। देखिए मैं फिगर में आता हूं कि ये अगर ई है तो ये आपके पास वेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का और इनके दरमियान कोई एंगल थीटा जो है वो बन रहा है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो एंगल थीटा बना रहा है विद इलेक्ट्रिक फील्ड ई। पी इज मेकिंग एंगल थीटा विद ई। ठीक है ना, ये पी जो है वो ई के साथ कोई एंगल थीटा जो है वो बना रहा है, तो इनके दरमियान एंगल थीटा है, यानी कि ये वेक्टर जो पी का है इट कैन रोटेट। तो अगर हम ये ज्यूम करें कि फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और इसकी डायरेक्शन जो लोकेशन है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस की, जिन क्यू के ऊपर फोर्सेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट हैं डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर होगी इस फील्ड की वजह से वो जीरो होगी, लेकिन एक नेट टार्क जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये वेक्टर जो है डाइपोल मोमेंट का ये रोटेट करेगा। देखिए आपके पास दो फोर्सेस हैं प्लस माइनस और माइनस एफ, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, आप अगर देखें तो एफ माइनस एफ ये कट गया जीरो, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो फील्ड तो हमारे पास जीरो हो जाएगी, यानी कि ई तो हमारे पास जीरो हो जाएगी, कोई फील्ड एक्ट नहीं करेगा इस केस के अंदर, लेकिन एक टार्क एक्ट करेगा जो इसको, एक टार्क एक्ट करेगा जो इसको इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एंगल के ऊपर रोटेट होगा। तो बोथ फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ are equal in magnitude but are in opposite direction। ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो they cancel the effect of each other and no net electric field act on the electric dipole। चूंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन
अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा वो एक दूसरे के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देंगी, लेकिन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर वो ज़ीरो के बराबर होगा। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या करेंगी, ये एक टार्क प्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। बट दीज फोर्सेस produces a torque due to which electric dipole rotates about its center of mass। तो इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं, तो हमें पता है कि टार्क कब प्रोड्यूस होता है, जब हमारे पास कपल ऑफ फोर्सेस हों जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हों लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हों। तो ये फोर्सेस जो हैं ये कपल है जो कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करेगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि यहाँ पर इन फोर्सेस की वजह से एक टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इन फोर्सेस की वजह से एक टार्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और वो टार्क जो है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब ये कितना टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, हमने ये जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको कैलकुलेट करके देखना है इसकी कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, हम इस क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। आर एफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन ऑफ थीटा का एंगल आएगा। और यहां पर अब जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि सेंटर से रोटेट कर रहा है, देखा ना, ये अगर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है तो ये डिस्टेंस है, तो सेंटर से कर रहा है तो इस तरफ भी d/2 और इस तरफ भी d/2 डिस्टेंस होगा। तो यहां पर हमारे पास r जो है वो d/2 के बराबर है। तो टा हमारे पास f d/2 साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। 2 दफा देखें ना, d/2 ये और d/2, तो 2 दफा आ जाएगा। तो टा हमारे पास 2f साइन थीटा ओवर 2, 2 से कट गया, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू है इसकी वो आ जाएगी एफ डी साइन ऑफ थीटा। तो टा हमारे पास एफ डी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ गई। अब यहां पर एफ जो है वो क्यू ई के बराबर होता है, तो टा हमारे पास क्यू ई डी साइन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। और यहां पर जो हमारे पास क्यू डी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। क्यू डी इज इक्वल टू पी जो है, व्हाट इज दैट, दैट इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो टा इज इक्वल टू क्यू डी की जगह पर पी आ जाएगा, पी ई साइन ऑफ थीटा, यहां टा पी क्रॉस ई के बराबर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द टॉर्क which is acting on an electric dipole moment
इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि आप जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्सेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, लेकिन ये कपल ऑफ फोर्सेस हैं। ये कपल ऑफ फोर्सेस एक टार्क प्रोड्यूस करेंगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, यानी कि उसके ऊपर एक टार्क एक्ट करेगा इन फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन निकाल के देखा। अब आप देखेंगे यहां से क्लियरली इस बात का पता चल रहा है कि टा पी क्रॉस ई के बराबर है, तो टा पी ई साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर थीटा अगर 0 डिग्री हो, यानी कि पी एंड ई आर पैरेलल, अगर पी और ई जो है वो पैरेलल हैं, तो फिर टा पी ई साइन 0 डिग्री, तो टार्क 0 होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर के दरमियान थीटा 0 डिग्री है, तो नो टार्क विल प्रोड्यूस, तो कोई टार्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर बट इफ P and E are at 90 डिग्री एंगल, यानी कि थीटा 90 डिग्री, तो टा मैक्सिमम होगा पी ई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो टा मैक्सिमम इज इक्वल टू पी ई। इसका मतलब है कि जब P एंड E आर परपेंडिकुलर, टा विल बी इक्वल टू टा मैक्सिमम। तो इस केस के अंदर टार्क जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक एंगल थीटा बनता है रोटेशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट करता है, क्योंकि टार्क की ये प्रॉपर्टी है कि टार्क जब किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो वो बॉडी को रोटेट करवाता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर रोटेट करता है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट करते हैं, और वहां पर हमारे पास टार्क का एक्सप्रेशन आता है जो कि हमने अभी कैलकुलेट करके देखा। अब नेक्स्ट चीज हमने ये देखनी है कि वर्क डन कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो कितना वर्क डन होता है। वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर। हम कंसिडर करते हैं कि एक वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन टर्निंग ए डाइपोल थ्रू एंगल थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड
do a work on electric dipole when it is rotated at the angle of theta। जब ये रोटेट होता है किसी एंगल थीटा के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्क करता है, रोटेट हो रहा है। तो रोटेट भी किस वजह से हो रहा है? वर्क डन की वजह से। अब अगर ये रोटेशन, इफ दिस रोटेशन इज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, अगर ये रोटेशन जो है ये थीटा नॉट से थीटा की तरफ है तो हमने इस रोटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो आप देखें कि W इज इक्वल टू DW माइनस थीटा नॉट टू थीटा टा डी थीटा, दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसको हम कहते हैं कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो टा जो है ये टार्क है जो कि एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। टा इज द टार्क विच इज एक्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टार्क हमने भी पढ़ा है कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो रोटेट करता है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि थीटा डिक्रीज कर रहा है। नेगेटिव साइन excuse me, negative sign shows that theta is decreasing। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि थीटा जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि थीटा कम हो रहा है। टार्क जो है वो क्या कर रहा है, वो थीटा को उसको रोटेट करवा रहा है जब, तो जब रोटेट करवाएगा तो एंगल जो है वो कम होगा, एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, सारी बात है ना। देखें ये अगर ये ई है और ये पी है तो ये थीटा है, तो जब टार्क एक्ट करेगा तो ये पी जो है ये ज़्यादा नज़दीक आएगा ई के, तो एंगल थीटा जो है वो डिक्रीज होगा। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि एंगल थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब आपको इस बात का पता है कि टा जो है वो पी क्रॉस ई के बराबर होता है, तो ये वैल्यू उठा के इधर पुट कर दें, बल्कि इसको पहले ओपन कर लें, साइन ऑफ थीटा, तो ये उठा के इधर पुट करें तो थीटा नॉट से थीटा माइनस पी ई साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो सारी बात है कि इंटीग्रेशन जो है वो थीटा के ऊपर हो रही है, तो माइनस पी ई कांस्टेंट है इसके लिए, थीटा नॉट से थीटा साइन ऑफ थीटा डी थीटा, तो साइन ऑफ थीटा जो है माइनस कास थीटा के बराबर होती है उसकी इंटीग्रेशन, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डब्ल्यू पी ई कास थीटा माइनस कास थीटा नॉट। तो अब ये जो वर्क डन हो रहा है
ये एक्चुअली चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है कि नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो W है ये माइनस डेल्टा U के बराबर है। इसकी वजह ये है कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव को शो करने के लिए हमने नेगेटिव का साइन जो है वो लगाया। नेगेटिव साइन शोज दैट द चेंज ऑफ potential energy is always attractive। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, जब वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आ रही है वो अट्रैक्टिव है। लिहाजा हमने यहाँ पर नेगेटिव का साइन जो है वो लगाया अट्रैक्टिवनेस को शो करने के लिए। नाउ यू कैन सी कि अगर हमारे पास W की जो वैल्यू निकली है वो है PE cos ऑफ थीटा माइनस cos थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी कि डेल्टा U माइनस PE cos थीटा नॉट के बराबर है। और यहाँ पर इफ आई विल टेक थीटा नॉट एज 90 डिग्री तो cos 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। सो डेल्टा U माइनस PE cos ऑफ थीटा, क्योंकि cos 90 डिग्री ये तो 0 के बराबर हो गया। लिहाजा U जो है दैट इज इक्वल टू माइनस P डॉट E। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन for the work done or potential energy which is working on the electric dipole when we put it in the external magnetic field। जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो U कब मैक्सिमम होगा और U कब मिनिमम होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर if P and E are parallel, अगर P और E पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो इस केस में U मैक्सिमम होगा PE cos ऑफ थीटा, तो माइनस PE cos ऑफ 0 डिग्री, और हमें पता है कि cos ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो U मैक्सिमम माइनस PE मल्टीप्लाई बाय 1, तो U मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस PE। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये पैरेलल होगा तो क्या इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके ऊपर जब टार्क एक्ट कर रहा है तो वो टार्क क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अलाइन करने की कोशिश कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो अलाइन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास जो एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो वर्क डन हो रहा होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन जब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, ये E हो गया और ये P हो गया,
जब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है तो u मिनिमम माइनस बी ई cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो u मिनिमम माइनस पी ई मल्टीप्लाई बाई 0, तो u मिनिमम 0। ठीक है जी। तो उस सूरत में हमारे पास यू मिनिमम हो गया, यानी कि जब एंगल इनके दरमियान, यानी कि अब इनके दरमियान टार्क एक्ट नहीं कर रहा उस तरह कि वो इसको इसके साथ ई के साथ अलाइन करे। ठीक है, टार्क की वैल्यू जो है वो इसको रोटेट नहीं कर पा रही कि ये इसके साथ अलाइन करे, जिसकी वजह से हमारे पास यू मिनिमम जो है वो 0 के बराबर आ रहा है इन द केस व्हेन वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है नहीं स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हमने चीज पढ़नी है, अब हमने ये तो देख लिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कितना वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करके देख ली। अब हम नेक्स्ट आगे मूव ऐड करते हैं, और उसमें जो हम पहली चीज हमें स्टडी करनी है वो है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का जो लफ्ज है इट इज फ्रॉम फ्लो, फ्लक्स जो है ये फ्लो से है। ठीक है, और ये एक लैटिन वर्ड है। फ्लक्स is a Latin word and it is for flow। ये एक लैटिन वर्ड है और इसको फ्लो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज का बहना, जैसे पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये भी क्या है, ये पानी का बह जाना है पाइप के अंदर से, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह गुजर जाना, बह जाना, फ्लो कर जाना, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। जो पाइप होते हैं उनके अंदर जैसे जब वाटर फ्लो कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि वाटर का फ्लक्स जो है वो उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं जब वो लीव करती हैं गिवन सरफेस को नॉर्मली, तो हम कहते हैं फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है। और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इट इज दी फाई ई, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करें कि ये एक हमारे पास सरफेस है, ठीक है, यहां पर ये एक वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये एन वेक्टर नॉर्मल है सरफेस के, इनके दरमियान ये एंगल थीटा बन रहा है। तो इस तरफ ये कंपोनेंट बनेगा ई साइन ऑफ थीटा और इस तरफ बनेगा ई कॉज ऑफ थीटा। तो जो एरिया का नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ जो कंपोनेंट पैरेलल है वो कौन सा है, वो ई कॉज ऑफ थीटा। एन क्या एक यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर ड्रॉन, ये एक सरफेस है, इसके नॉर्मल देखिए ये नॉर्मल है, एन यूनिट वेक्टर इज ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। एन जो है वो एक यूनिट वेक्टर है और हमने इसको सरफेस के नॉर्मल जो है वो ड्रा किया। नॉर्मल का मतलब है कि परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो जो कंपोनेंट ऑफ ई है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये वाला कंपोनेंट है, कंपोनेंट
ऑफ ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो कौन सा है? वो ई कॉज ऑफ थीटा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, सो फाई ई जो है वो हमारे पास ए ई कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और यहां पर थीटा जो है ये एंगल है यूनिट नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान। थीटा इट इज द एंगल बिटवीन यूनिट नॉर्मल वेक्टर n एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये इनके दरमियान में ये एंगल है। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E एंड A, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर या वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट। तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, ये तो हमने एक्सप्रेशन निकाला कि जब फील्ड यूनिफॉर्म है, इफ द फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हम ये डिवाइड कर देंगे सरफेस को छोटे छोटे स्मॉल एरिया एलिमेंट्स के अंदर। If the field is not uniform, अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो वी डिवाइड द सरफेस इन स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और पैचेस। वी डिवाइड द सरफेस in small number of patches। हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर सरफेस जो है उसको डिवाइड कर देंगे, और हम सपोज करेंगे कि फाई ई समेशन आई 1 to n ई डॉट डी ए ऑफ आई डी ए ऑफ आई, और इसका अगर इंटीग्रल ले लें तो ये बन जाएगी हमारे पास ई डॉट डी ए। तो फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारे पास इस पूरी सरफेस के जिसको हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया है, उसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी निकल आएगा। तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम से। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो है ये इसका एसआई यूनिट है। तो बाय कन्वेंशन रवायत के तौर पर हम कहते हैं कि आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, आउटवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्लक्स हम लेते हैं नेगेटिव। यानी कि अगर फ्लक्स जो है वो सरफेस में से बाहर की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर फ्लक्स सरफेस के इनसाइड मूव कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कल फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये इसको जब हम ओपन करते हैं और इसके पैरेलल, जब ई पैरेलल होता है एरिया वेक्टर के या ई परपेंडिकुलर होता है पर एरिया वेक्टर के, तो उस वक्त हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स जो हैं वो किस तरह आते हैं। तो आज हम यहीं पर इसको एंड करते हैं लेक्चर को।